नमस्कार प्यारे बच्चों, माई सेल्फ राजेंद्र कुमार प्रजापति, जोग्राफी लेक्चरर इन ए कॉलेज डॉक्टर करण सिंह इंटर कॉलेज रहलई आगरा। आज का ये वीडियो जोग्राफी की 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को समर्पित है, जो कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पाठ्यपुस्तक के अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति यानी इस पृथ्वी की उत्पत्ति और इसके विकास के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्योंकि ये अध्याय बड़ा है, इसलिए सारे तथ्यों को कवर करने के लिए हम लोग 2 भाग में इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। तो ये हमारे अध्याय का पहला भाग है। पहले भाग में हम आधे पोर्शन को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग जब नर्सरी क्लास में पढ़ते थे तो आपने ये पोएम अवश्य सुनी होगी, और इस पोएम को सुन करके आपके दिमाग में बहुत सारे कौतूहल भरे प्रश्न आते होंगे, जैसे कि आकाश में कितने तारे हैं, इनका निर्माण कैसे और कब हुआ है, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। ऐसे तमाम प्रश्न आपके दिमाग में अवश्य उठते होंगे। तो हमारा ये चैप्टर आज इन्हीं प्रश्नों के समाधान पर आधारित है, और इन प्रश्नों के समाधान के लिए हम लोग जो हमारे चैप्टर का उद्देश्य है वो 10 टॉपिक्स को कवर करता है लगभग, और इन्हीं 10 टॉपिक्स में हम इन सारे प्रश्नों के हल खोजने का प्रयास करेंगे। तो ये पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे अध्ययन का क्या जो है टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जैसे ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे आरंभिक सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। इसके अलावा हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे तारों का निर्माण कैसे हुआ, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, और चंद्रमा की उत्पत्ति, पृथ्वी का उद्भव, स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ, और अंत में हम लोग देखेंगे कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये सारे टॉपिक्स के माध्यम से हम लोग इन तमाम प्रश्नों के हल को खोजने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। तो पहला हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांत। आरंभिक सिद्धांत नहीं कह करके बल्कि हम लोग कह सकते हैं कि ये सिद्धांत नहीं था, बल्कि ये परिकल्पनाएं थी, हाइपोथेसिस थी। यहाँ पर बच्चों आप ये समझ लीजिए कि परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस और कंसेप्ट यानी सिद्धांत के बीच बेसिक अंतर क्या है, इसे आप समझ लीजिए। देखिए, परिकल्पनाएं क्या है कि ये हमारे ज्ञानी मानो कि काल्पनिक विचारों का एक समूह है परिकल्पनाएं। इसके माध्यम से जो है ऐसा अनुमान लगाया जाता है जब किसी चीज़ के बारे में पहले से कोई ज्ञात नहीं होता है, उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो जो मनुष्य है, जो विद्वान लोग हैं, वो क्या करते हैं कि अपने अनुमानों के आधार पर उसका हल करने का प्रयास करते हैं, और यही अनुमान बाद में चल करके जब लैब में इनकी टेस्टिंग होती है, वैज्ञानिक अनुसंधानों के माध्यम से इनके तथ्य, फैक्ट्स एंड फिगर्स जब प्रूफ हो जाते हैं, तब यही फिर बाद में कल्पनाएं जो है, परिकल्पनाएं बाद में सिद्धांत या कंसेप्ट बन जाती हैं। ठीक है, यही वैश्विक अंतर है परिकल्पना, हाइपोथेसिस एंड कॉन्सेप्ट के बीच। तो हम लोग देखेंगे यहाँ आरंभिक सिद्धांत में जो पहला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले परिकल्पना, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो परिकल्पना दी थी, उस व्यक्ति का नाम था इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट एक जर्मन दार्शनिक था। इसने 1755 ईस्वी में सबसे पहले एक परिकल्पना दी थी, जिसको गैसीय परिकल्पना या गैसियस हाइपोथेसिस नाम दिया गया। तो इन्होंने देखिए कुछ परिकल्पनाएं की। अब चूंकि परिकल्पना है तो कुछ इमेजिन करेंगे दिमाग में कि पृथ्वी की उत्पत्ति और ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इन्होंने एक परिकल्पना की कि प्रारंभ में एक दैव निर्मित आदि पदार्थ था, दैव निर्मित आदि पदार्थ था, जो कि ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे, और अगर इनके गुणधर्म की बात करें तो ये कठोर थे, शीतल थे और गतिहीन थे।
इनमें गतियाँ नहीं थीं, ऐसा इन्होंने कल्पना की। तो इसी कल्पना के आधार पे इन्होंने बताया कि जब ये ब्रह्मांड में बिखरे देवनिर्मित आद्य पदार्थ, जब इनमें आपस में टकराहट शुरू हुई, चूँकि बिखरे हुए हैं और हर पदार्थ का अपना भार है, उनका आयतन है, गुरुत्वाकर्षण है, तो जब गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थों में आपस में टकराहट शुरू हुई, कोलिजन शुरू हुआ, तो इसके कारण उनमें तापमान की वृद्धि होने लगी और तापमान की वृद्धि हुई और टकराहट से जो है उनमें गतियाँ उत्पन्न हुई, भ्रमण की गति उत्पन्न हुई। ठीक है, तो भ्रमण की गति धीरे धीरे तेज होती गई, तापमान में तीव्र वृद्धि होती गई। तो आद्य निर्मित पदार्थ जो थे, ताप वृद्धि के कारण उनका परिवर्तन होने लगा गैसेस की अवस्था में, वो गैसीय अवस्था में आना शुरू हुई, परिवर्तित होने लगी। और चूँकि भ्रमण की गति तेज साथ साथ में तेज हो रही थी, तो भ्रमण की गति के तेज होने के कारण जो है क्या हुआ कि केंद्रापसारित बल यानी सेंट्रीफ्यूगल बल जो है उत्पन्न हुआ। सेंट्रीफ्यूगल बल जो है, केंद्रापसारित बल क्या होता है कि केंद्र से बाहर की तरफ बल जो है फैलता है, प्रेशर मारता है। जैसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे हाथ में एक चाबी का छल्ला है, इसको हम इस तरीके से घुमा रहे हैं। अब ये घुमाते घुमाते जब इसकी गति और तेज हो जाएगी तो इसमें जो है बाहर भागने की प्रवृत्ति दिखाई देगी। देखिए इस तरीके से ये तेज गति जैसे किया हमने, बाहर भाग करके ये निकल गई। तो इस तरीके से केंद्रापसारित बल यानी सेंट्रीफ्यूगल बल में भी यही चीज़ होती है। तो इस तरीके से जब ये जब आद्य निर्मित पदार्थ जो है इस तरीके से ज़्यादा ताप वृद्धि हो गई और उसमें जो है भ्रमणशीलता की गति ज़्यादा उत्पन्न हो गई, तो केंद्रापसारित बल से उसमें से एक जो है छल्ला पहले निकला, एक छल्ला बाहर निकला और इस प्रकार से धीरे धीरे करके 9 छल्ले बाहर निकले और वही छल्ले जा करके चूँकि दूर चले गए उस आद्य निर्मित पदार्थ से और दूर जा करके ठंडे होकर के और सॉलिड होकर ग्रहों के रूप में उनकी उत्पत्ति हो गई। इसी प्रकार से उन ग्रहों से ही जब यही प्रक्रिया जो है दोबारा रिपीट होती रही तो उपग्रहों की जो है उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से ग्रह, उपग्रह और चूँकि आद्य निर्मित पदार्थ जो है उसमें बचा हुआ अंश सूर्य बन गया। तो इस तरीके से हमारे पूरे सोलर सिस्टम का आविर्भाव हुआ, ऐसा इमैनुअल कांट ने बताया। बाद में इनकी परिकल्पना को जो है 1796 ईस्वी में एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिनका नाम था लैपलास। ये दार्शनिक के साथ साथ गणितज्ञ भी थे। तो उन्होंने गणितीय व्यवस्था के आधार पर, कोणीय आवेग के आधार पर इन्होंने जो है इमैनुअल कांट के सिद्धांत में जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया और उसको समर्थन भी किया कहीं ना कहीं जो है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको निहारिका परिकल्पना कहा, इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस नाम दिया। तो देखिए नेबुला समझ लीजिए क्या है, नेबुला यानी निहारिका क्या है। निहारिका क्या है? गैस और धूल कणों का एक जो है बादल है, गैस और धूल कणों जैसे पदार्थों का एक बादल है जिसको नेबुला कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने नेबुला की जो है परिकल्पना की। इन्होंने बताया कि प्रारंभ में, देखिए उधर लैपलास महोदय इमैनुअल कांट महोदय क्या कह रहे थे कि जो है प्रारंभ में ठोस, कठोर, शीतल और गतिहीन जो है आद्य पदार्थ थे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर यह कल्पना कर ली कि प्रारंभ में जो है एक तत्व जो है नेबुला था, गर्म नेबुला था, ठंडा नहीं था, गर्म नेबुला था और उसमें गति भी थी। वो गतिहीन नहीं था बल्कि वो जो है भ्रमण भी कर रही थी, उसमें गति भी थी। तो इस तरीके से भ्रमणशील और तप्त निहारिका जो है जब गति कर रही थी तो गति करते करते उसमें ऊष्मा का ह्रास होने लगा, ऊर्जा का क्षय होने लगा। और ऊर्जा का जब क्षय होने लगा तो धीरे धीरे उसका बाहरी आवरण था, बाहरी आवरण से पहले ऊर्जा निकलेगी तो बाहरी आवरण धीरे धीरे क्या हो गया, शीतल होने लगा, ऊपरी आवरण। और अंदर का जो मध्य भाग था वो अपेक्षाकृत जो है गर्म बना रहा। तो अंदर का भाग सिकुड़ने लगा, ऊपर का भाग शीतल होने लगा। तो दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाया, आंतरिक भाग यानी मध्य भाग और बाहरी भाग के बीच में।
तो इस तरीके से अब निहारिका धीरे धीरे करके जो है छोटी होने लगी, इस तरीके से छोटी होने लगी। और छोटी होते होते फिर क्या हुआ, जो अब यहाँ भी चूँकि घूर्णन कर रहा था, उसमें भ्रमण थी जो है निहारिका में, तो निहारिका भ्रमण करते हुए उसमें भी केंद्रापसारित बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न हुआ। तो बाहरी आवरण जो कि शीतल हो गई थी वो क्या हुई, मध्य भाग से अलग होना शुरू हो गई। तो इस तरीके से अलग हो करके और फिर वो मुख्य भाग से बाहर निकल गई, और वही मुख्य जो पहला आवरण निकला था, छल्ला निकला था, उसी छल्ले से फिर बाद में 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। देखिए यहाँ पर बेसिक अंतर आप समझ लीजिए इमैनुअल कांट और लैप्लास के सिद्धांत में। इमैनुअल कांट ने बताया था कि एक ही पदार्थ से 9 छल्ले निकले थे, उसी आदि निर्मित पदार्थ से। लेकिन यहाँ पर बेसिक अंतर क्या है इनके सिद्धांत में, लैप्लास के सिद्धांत में? इन्होंने बताया कि जो एक छल्ला निकला था प्रारंभिक तप्त और गतिशील पदार्थ से, वो एक छल्ला बाहर जा कर के फिर धीरे धीरे केंद्रापसारित बल के कारण उसमें से 9 छल्ले बाहर निकल गए, और वही जो है ठंडे होकर के और कठोर होकर के, ठोस होकर के ग्रहों के रूप में उभर कर सामने आए, और इसी तरीके से फिर उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से इन्होंने सौरमंडल की उत्पत्ति की परिकल्पना कुछ उसी तरीके से दी। बस खाली बेसिक अंतर क्या था कि दोनों के परिकल्पनाओं में, दोनों की कल्पनाओं में जो उन्होंने एक मानक निर्धारित किया था उसमें थोड़ा सा बेसिक अंतर था। ठीक है, यहाँ पर हमने ये समझा। तो कांट को समझा हमने, लैप्लास को समझा। बच्चों आप लोगों को ये सरल भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आगे अब हम लोग इसी कड़ी में देखेंगे आरंभिक सिद्धांत में। फिर बाद में चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय ने जो है एक नई परिकल्पना दी 1900 ईस्वी में। इन्होंने बताया कि नहीं, कांट और लैप्लास ने सिर्फ एक जो है पदार्थ की बात की, चाहे वो गैसियस पदार्थ हो चाहे नेबुलर पदार्थ हो, इसकी बात की थी। लेकिन चैम्बरलिन महोदय ने कहा कि नहीं, एक जो सूर्य था, प्रारंभिक सूर्य की एक कल्पना की, और उस प्रारंभिक सूर्य के पास से एक जो है भ्रमणशील तारा गुजरा, अप्रोचिंग स्टार जो है उस सूर्य के नज़दीक से होकर के गुजरा। और जब वो सूर्य के नज़दीक से होकर गुजर रहा था तो उसका भी अपना एक गुरुत्वाकर्षण था। तो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ कि जो सूर्य था उस सूर्य में उभार आना शुरू हो गया, क्योंकि ज्वारीय बल उत्पन्न हुआ, और ज्वारीय बल के कारण सूर्य का जो शेप था वो सिगार के आकार में बदलने लगा। जैसे सिगार मतलब इस तरीके से कुछ आकृति होती है जो सिगार कहलाती है, तो पूंछ की आकृति में, तो उसमें पूंछ निकलने लगा सूर्य में। तो धीरे धीरे ये भ्रमणशील जो तारा था वो सूर्य से दूर निकल गया, आगे चला गया। अब जब वो आगे चला गया और सूर्य अपने अक्ष पर भी घूम रही थी, वो भ्रमणशील भी थी, तो इसके कारण क्या हुआ कि वो जो सिगार था वो उससे पूरी तरीके से अलग हो गया, और अलग होकर के यही सिगार जो है फिर विखंडित होकर के 9 ग्रहों में विखंडित हुई, और जो मुख्य भाग जो सूर्य का बचा था उसका ये चक्कर लगाने लगी। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि सिर्फ सूर्य से ही नहीं बल्कि एक अप्रोचिंग स्टार के आने से सूर्य में जो है उभार उत्पन्न हुआ, जिसके कारण ग्रहों की उत्पत्ति हुई। जैसा कि आज के समय में हम देख सकते हैं, आप चित्र में देखिए कि किस तरीके से सिगार के अंदर जो है सभी 9 ग्रह फिट बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इस परिकल्पना को जो है अपना प्रूफ किया, अपने कल्पनाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से उसको प्रूफ किया। अभी यहाँ पर वैज्ञानिक समर्थन जो है पूरी तरीके से नहीं मिल पाया है, लेकिन इन्होंने एक नई जो है सोच विकसित की कि इस तरीके से सिगार, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो है ग्रहों की जो व्यवस्था है सूर्य के बाद सभी ग्रहों की, तो वो कुछ सिगार के आकार में ही है, क्योंकि बीच वाला जो ग्रह है बृहस्पति वो बड़ा है, और इसके कारण जो सिगार की आकृति है वो बिल्कुल फुलफिल कर रही है इस इनकी परिकल्पना को। ठीक है, फिर बाद में कुछ विद्वान आए जैसे कि रसेल आए, तो इन्होंने द्वैतारक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने बताया कि नहीं, सिर्फ एक ही भ्रमणशील तारा नहीं, सूर्य के पास से जो है एक भ्रमणशील
तारा तो गुजरा, लेकिन उसके अपोजिट साइड से, विपरीत दिशा से एक और तारा आया, विशालकाय तारा आया, और उस विशालकाय तारे के माध्यम से उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अब यहाँ पर जो मुख्य सूर्य था उसमें उभार नहीं उत्पन्न हुआ, बल्कि जो भ्रमणशील तारा जो पहला वाला था वो नज़दीक था, दूसरे वाले अप्रोचिंग स्टार के पास था जो आ रहा था दूसरी दिशा से, तो उसमें उभार उत्पन्न हुआ, ना कि मूल सूर्य में उभार उत्पन्न हुआ। तो इस तरीके से इन्होंने जो परिकल्पना दी, चूँकि इन्होंने दो तारों की परिकल्पना की, अप्रोचिंग स्टार दो बताए, तो इसीलिए इनके सिद्धांत को द्वैतारक या बाइनरी कंसेप्ट भी कहते हैं, द्वैतारक सिद्धांत कहा जाता है। तो इस तरीके से रसेल और कुछ विद्वान और आए, इन्होंने द्वैतारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, इसी कड़ी में रूस के ऑटो स्मिट और वाइजास्कर एक जो है विद्वान थे, जिन्होंने लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में 1950 में कुछ संशोधन किया। इन्होंने बताया कि जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो निहारिका थी, जो नेबुला था, वो जो लाप्लास ने बताया था उससे कुछ भिन्न था। उन्होंने बताया कि ये निहारिका हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से निर्मित जो है बादल था, और ये सूर्य के चारों तरफ जो है कोणीय आवेग में चक्कर लगा रहा था। तो इसमें घर्षण उत्पन्न हुआ, कणों में आपस में टकराहट से घर्षण उत्पन्न हुआ और पदार्थों का संग्रहण हुआ, जिसके कारण जो है ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो इन्होंने ऑटो स्मिट महोदय और वाइजास्कर महोदय ने कुछ इस तरीके से निहारिका परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने अब क्या क्या सीखा? हम लोगों ने यहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभिक सिद्धांत में हमने सीखा कि कांट महोदय ने किस तरीके से जो है एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसको गैसियस हाइपोथेसिस कहा गया, और इसके बाद लैप्लास महोदय की हमने नेबुलर हाइपोथेसिस को समझा। फिर हमने चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय ने जो है एक भ्रमणशील तारा के माध्यम से किस तरीके से समझाने का प्रयास किया, और इसको फिर बाद में जेम्स जीन्स व हैरोल्ड जेफरी ने समर्थन भी दिया था, इनके सिद्धांत को, चैम्बरलिन और मोल्टन के सिद्धांत को। और फिर बाद में जो है और रसेल जैसे कुछ विद्वान आए, जिन्होंने दो भ्रमणशील तारों की जो है कल्पना की थी। ठीक है, फिर बाद में हमने ऑटो स्मिट और वाइजास्कर महोदय के परिकल्पनाओं को देखा, जिन्होंने निहारिका, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया। तो इस तरीके से हमने आरंभिक सिद्धांत को यहाँ पर समझा। अब हम जो मुख्य सिद्धांत है हमारा आधुनिक सिद्धांत, जिसके माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सभी जो है जो प्रश्न हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया गया। तो आधुनिक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानी जाती है, और बिग बैंग थ्योरी का सबसे पहले जो इन्होंने ब्रह्मांड में जो पता लगाया वो थे एडविन हब्बल। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल महोदय ने ब्रह्मांड में हो रहे विस्तार का पता लगाया। तो क्योंकि विस्तार से संबंधित है, ब्रह्मांड के विस्तार से संबंधित बिग बैंग थ्योरी है या आधुनिक सिद्धांत है, तो इसीलिए इस सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस इसे कहा जाता है। ब्रह्मांड के विस्तार को हम एक डॉटेड गुब्बारे के माध्यम से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं इस गुब्बारे में कुछ डॉट हैं, ये सिकुड़ा हुआ गुब्बारा है, इसमें नज़दीक नज़दीक जो है सफ़ेद डॉट दिख रहे हैं। और कुछ इसी तरीके से हमारा ब्रह्मांड भी जो है डॉट की तरीके से समझ लीजिए आकाशगंगाएं हैं। तो अगर इस सिकुड़े हुए गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब ये गुब्बारा सिकुड़ा हुआ था तो इसके डॉट नज़दीक थे, लेकिन जब इसमें हमने हवा भर दिया, इसको फुला दिया, तो इसके डॉट भी जो है दूर दूर तक फैल गए। तो दूर दूर तक इसी तरीके से हमारे इस गुब्बारे की भांति ही जो है हमारे ब्रह्मांड में भी आकाशगंगाएं कुछ इसी तरीके से दूर दूर फैल रही हैं। ऐसा हब्बल महोदय ने गुब्बारों का उदाहरण देते हुए समझाया कि इसी तरीके से हमारे
आकाशगंगाओं में, हमारे ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। जिस तरीके से इस गुब्बारे में सिकुड़ने के बाद जब इसमें हवा भरते हैं तो इसके डॉट जो है इसके फैलते हैं, इसी तरीके से हमारे ब्रह्मांड का भी विस्तार हो रहा है। तो देखिए इसमें जो व्यवस्था थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, तो वो 3 फेजेज में उत्पन्न हुई। 3 अवस्थाओं में जो है हमारे पूरे ब्रह्मांड का आज का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। तो पहली अवस्था में इन्होंने बताया कि एक डार्क मैटर था, बहुत ही छोटा एकाकी परमाणु था, ठीक है। तो उसे छोटा गोलक कहा गया और वो डार्क मैटर था। तो उस डार्क मैटर के पास जो है बहुत अधिक घनत्व था और अनंत जो है ऊर्जा थी, बहुत तप्त था। तो उसमें जो है अचानक एक पहले दूसरे फेज में इन्होंने बताया कि बहुत महाविस्फोट होता है उस जो है पदार्थ में, छोटे गोलक में। चित्र में आप देखिए छोटा गोलक जो है इस तरीके से है। तो उस छोटे गोलक में क्या हुआ कि महाविस्फोट होता है, जिसे बिग बैंग कहा गया। तो इस महाविस्फोट के कारण ही जो है और ये महाविस्फोट लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ और इस महाविस्फोट के बाद जो है तमाम हमारे यूनिवर्स में तमाम आकाशगंगाएं निर्मित हुई और लगभग जो है 1 सेकंड के अल्पांश मात्रा में ही जो है ब्रह्मांड का एकदम से अचानक विस्तार हो गया, एक्सपेंशन शुरू हो गया। और ये एक्सपेंशन, ये विस्तार आज भी जारी है। आप चित्र में देखिए कि किस तरीके से एक पॉइंट से फिर बाद में जो है इस तरीके से विस्तार होता जा रहा है। तो इस तरीके से दूसरे फेज में ये हुआ। और तीसरे फेज में इन्होंने बताया कि बिग बैंग से लगभग 3 लाख वर्ष बाद जो है ब्रह्मांड में जो तापमान था 4500 तक गिर गया और इसके कारण ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 3 अवस्थाओं में जो है हमारे इस आधुनिक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी को जो है सिद्ध करने का जो है कार्य किया हमारे एडविन हब्बल महोदय ने, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत देखा ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर तारों के निर्माण के बारे में देखेंगे कि तारों का निर्माण और आकाशगंगाओं का निर्माण कैसे हुआ। देखिए प्रारंभिक ब्रह्मांड जो था हमारा, उसमें ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था, ठीक है। तो और इसके साथ साथ में इसमें घनत्व भी जो था वो भिन्न था, सभी पदार्थों के घनत्व भिन्न भिन्न थे। तो भिन्न भिन्न घनत्व के कारण इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ वो भी भिन्न था, उसमें भी भिन्नता थी। तो इसके कारण मतलब छोटे बड़े पदार्थ सबके जो है गुरुत्वाकर्षण भिन्न भिन्न थे। तो इन पदार्थों में एकत्रण शुरू हुआ, इनका एग्रीगेशन शुरू हुआ। तो इस एकत्रण के कारण ही जो है आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। और ये आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा एक्चुअल में असंख्य तारों का एक समूह है, ठीक है। और ये आकाशगंगाएं बहुत विस्तृत होती हैं, इनका विस्तार बहुत बड़ा होता है। और इनके विस्तार की अगर बात करें तो ये अरबों जो किलोमीटर तक इनका एक आकाशगंगा का विस्तार होता है। तो जब इतने असंख्य दूरी तक के इनके विस्तार होते हैं आकाशगंगाओं के, तो इसमें इसकी दूरी को मापने के लिए माइल या फिर किलोमीटर नहीं जो है उपयुक्त है, उससे नहीं मापा जा सकता है। तो इसके मापने के लिए जो है एक नए पैमाने को खोजा गया जिसको प्रकाश वर्ष पैमाना कहते हैं। तो इस प्रकाश वर्ष पैमाने में जो है प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के माध्यम से मापा जाता है इनके बीच, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी या किसी सेलेस्टियल बॉडी के बीच की दूरी, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है उसके बीच की दूरी इनका मापन किया जाता है। अगर हम इनकी प्रकाश की गति की बात करें तो इनकी गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। इसीलिए हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, इस दूरी को तय करने के लिए सूर्य की किरणों को लगभग 8 मिनट 3 सेकंड का समय तय करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी पर ये पहुंच पाती हैं। और अगर तारों के निर्माण के समय की बात करें तो लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले जो है जो निहारिका थी, देखिए निहारिका यहाँ पर जो हमने लाप्लास महोदय द्वारा बताए गए नेबुला या निहारिका के बारे में, जो कि गैसियस या पदार्थों के बादलों से जो है निर्मित जो एक ऑब्जेक्ट था, जो एक पदार्थ था, उसे ही इन्होंने निहारिका यहाँ पर कहा जाता है। तो इसी निहारिका
जो कि हाइड्रोजन गैस के बादल थे, और इनमें जो है गैसों का संचयन शुरू हुआ नीहारिका में, और ये संचयित होते होते जो है गैस के झुंड विकसित होने लगे, और ये झुंड जो है इनके भी जो है अपने जो है संचयन होने लगा, और ये धीरे धीरे करके बढ़ने लगे, और बढ़ते बढ़ते इस तरीके से तारों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है तारों का निर्माण भी देख लिया और आकाशगंगाओं का विस्तार देखा। तो अब हम लोग यहाँ इसको जो है पाठ को हमने जो पढ़ा है अभी तक, उसमें हम लोगों ने मुख्य मुख्य मुद्दे जो देखे वो कुछ इस तरीके से देखे कि प्रारंभिक सिद्धांत क्या था पृथ्वी की उत्पत्ति का, जिसमें हमने कांट महोदय के परिकल्पना को देखा, फिर लैप्लास महोदय की परिकल्पना को देखा, और चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय की परिकल्पनाओं पर हमने चर्चा की, और इसके बाद में जो है जेफरीज की द्वारा समर्थन प्रस्तावित किया गया द्वितारक सिद्धांत को देखा। इसके बाद में हमने आधुनिक सिद्धांत के माध्यम से बिग बैंग थ्योरी और विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना को देखा। फिर इसके बाद में हमने अभी तारों की उत्पत्ति को समझा। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी बची हुई खंड को हम जो है इस वीडियो लेक्चर के दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार।